अध्याय 41। एक शक्तिशाली भक्षक। जिस क्षण सार्थक ने उस पर अंतिम वार किया, कैस्पियन ने अपनी पिशाच शक्ति का प्रयोग कर अपनी गति को थोड़ा बढ़ा दिया, जिससे सार्थक का वार उस पर इस प्रकार लगा कि वह आगे की ओर धकेल दिया गया। फिर भी हमलावर की पहचान भी इसी से पता चली। सार्थक को ये कैसे पता नहीं चल पाया कि वह वही आदमी था, जबकि उसने उसके सामने अपनी शक्ति प्रकट की थी। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है, उसके लिए मुझे दोष मत दो। सार्थक ने सोचा। उसके दिल में गुस्सा बढ़ रहा था और तभी इसला पीला चेहरा लिए उसके पास दौड़ती हुई आई। सार्थक, क्या तुम ठीक हो? उसने घबरा कर पूछा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके बगल में जाकर लेट गई तथा उसके शरीर के घावों पर बांधने के लिए कई पट्टियां निकाल लीं। दोनों टीमों के सदस्यों को पता था कि स्थिति नाजुक थी, इसलिए उन्हें अपने हथियार जुटाने पड़े और इन भक्षकों को तेजी से खत्म करने के लिए पूरी ताकत से लड़ना पड़ा। सार्थक ने इसला को सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। उसने जल्दी से उसकी मदद की, लेकिन जहर का क्या इस तरह चलना खतरनाक नहीं है? उसने जल्दी से पूछा। कोई बात नहीं, जहर सिर्फ अस्थायी तौर पर कमज़ोर करने वाला है। ऐसा लगता है कि यह उस हथियार की क्षमता है जिससे मुझ पर हमला किया गया था, इसलिए जल्द ही मेरी ताकत सामान्य हो जाएगी। सार्थक ने ईमानदारी से जवाब दिया। तब इसला ने सिर हिलाया और वे तेजी से उस जगह पर घूमने लगे। कुछ देर बाद वे आराम करने और समूह के घावों को ठीक करने के लिए जंगल के पास रुके। सेना के नेता के अनुसार इन स्थानों पर डिवोज आमतौर पर पूर्ण हमला करने से पहले हमला नहीं करते हैं, लेकिन छात्रों के कई समूह संभवतः अब तक अपने शिकार के बाद शिविर में लौट आए हैं, इसलिए डिवोज को फिर से संगठित होना चाहिए। परिणामस्वरूप इसे अभी सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। शिविर में वापस आने में उन्हें कुछ समय और लगेगा, और हालांकि सार्थक को उस व्यक्ति के साथ फंसने के कारण इसका एहसास नहीं था, लेकिन उसके समूह के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए उनका इलाज कराना आवश्यक था। उनकी देखभाल करने और प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें विभिन्न चीजें सिखाने के बाद सार्थक ने अपनी बांह की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मेरी ताकत पहले ही वापस आ चुकी है, जिसका मतलब है कि जहर एक अस्थायी क्षमता थी, लेकिन मेरे हाथ पर ये घाव मुझे इसे स्वतंत्र रूप से हिलाने नहीं देंगे। सार्थक ने सोचा, ये सोचकर कि यह परेशानी भरा था, इसलिए उन्होंने कुछ और पट्टियां बांध लीं और फिर समूह को विभिन्न बातें समझाने लगे, जबकि इसला उनकी देखभाल कर रही थी। उस समय उसके विचार भटक रहे थे। अगर उस आदमी ने एक बार हमला किया तो मुझे नहीं लगता कि वह दोबारा हमला करेगा, और अगर वह अपने समूह को हम पर हमला करने के लिए राजी करने में कामयाब हो जाता है, तो अगर मैं अपनी बांह को स्वतंत्र रूप से नहीं हिला सकता तो ये समस्याग्रस्त होगा, लेकिन अगर मैं इन छोटे लोगों को विभिन्न चीज़ें सिखा सकता हूँ तो वे उपयोगी होंगे। उसने सोचा जब वह अपनी प्रभावी और आसानी से सीखी जाने वाली हत्या की रणनीति सिखा रहा था। साथ ही अपने दिमाग को भी तेज रखना चाहिए। अब जब उसे पता चल गया है कि पिशाचों में से एक आदमी उसकी हत्या करना चाहता है, तो उसे हर कदम पर सावधान रहना चाहिए। इसलिए उसने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। टीम के सदस्यों की देखभाल करने और सार्थक द्वारा उन्हें विभिन्न चीजें सिखाने के बाद इसला सार्थक के पास बैठ गई। सार्थक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भक्षक अपनी आभा को हमारे समान बदल सकते हैं ताकि वे हमारे एक तरफ आ सकें, उसने कहा, और जैसे ही उसने सोचा कि अगर पीछे से हमला करने वाला वह होता तो क्या होता, उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। सार्थक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी पिशाच अच्छे होते हैं, इसला। जैसे अच्छे पिशाच होते हैं, वैसे ही बुरे पिशाच भी होते हैं, उसने जवाब दिया। वह उसके उत्तर से भ्रमित हो गई और उसकी ओर देखने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा, लेकिन उसने केवल अपना सिर हिला दिया। इस समय उस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह कई घंटे बीत गए। रात होने से पहले टीम ने कल तक इसी स्थान पर डेरा डालने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने जो सामग्री दी गई थी उससे टेंट लगा दिया, और जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद कई लोग सो गए जबकि कुछ लोग पहरा देते रहे। सार्थक को अभी सोने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वह बाहर ही गार्ड की ड्यूटी पर रहा। वह कई तरह की चीज़ों के बारे में सोच रहा था। कई लोगों के लिए थोड़ी लंबी रात में कई घंटे बीतते रहे जब तक भोर नहीं हो गई। उस दिन पूरी टीम सुबह जल्दी उठ गई थी। हमने लीडर का पहला काम पहले ही पूरा कर लिया है, लेकिन आपके लिए अभी एक और मिशन बाकी है, और फिर हमारे लिए लीडरों के लिए तीसरा मिशन होगा। आइए योजना के अनुसार शिविर में वापस लौटें, और ठीक होने के बाद हम वापस जा सकते हैं। हमारी वर्तमान परिस्थितियों में भक्षकों का सामना करना समस्याग्रस्त होगा, सार्थक ने उन्हें घूरते हुए कहा। वे सभी इस बात से सहमत थे। हालांकि वे सार्थक की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वे ये भी समझते थे कि उसके जैसे ताकतवर व्यक्ति को भी समय आने पर पीछे हटना पड़ता है। इसके अलावा कई लोग घायल भी थे। जो लोग घायल नहीं थे, उन्होंने घायलों को सही तरीके से चलने में मदद की ताकि उनके घाव फिर से न खुलें और वे शिविर की ओर चलने लगे।
लेकिन जब वे 10 कदम भी नहीं चले थे तब उन्हें रोक दिया गया। उद्धरण चिन्ह। खुद को दिखाओ, इतनी शक्तिशाली उपस्थिति के सामने तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, सार्थक ने ठंडे स्वर में कहा। तभी 21 भक्षक इधर उधर से प्रकट हुए। उनमें से अधिकांश उतने शक्तिशाली नहीं थे। उनकी ताकत तीसरी अकादमी के छात्रों के समान थी, हालांकि उनमें से एक की ताकत इसला के करीब थी। लेकिन सार्थक के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसे वह तब से देख रहा था जब वह आया था। उसकी भयावह मुस्कान से उसके शार्क जैसे दांत दिख रहे थे, जिससे वह डरावना लग रहा था। वह काफी बड़ा और मांसल भी था। सार्थक ने अपनी मुट्ठी भींच ली और इसला के सामने खड़ा हो गया जब उसने इस आदमी की ताकत महसूस की। यह आदमी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली आदमी यहाँ क्या कर रहा है? सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। पिशाचों, चूंकि तुमने हमारे कबीले के खजाने में से एक को चुराने का साहस किया है, इसलिए यह उम्मीद मत करो कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, भक्षक ने गुर्राहट के साथ कहा और अपनी सारी शक्ति आसपास के वातावरण में फैला दी। इस जबरदस्त शक्ति ने सार्थक की टीम के कई सदस्यों से सांस लेने की क्षमता छीन ली, जो दबाव को सहन नहीं कर सके और घुटनों के बल गिर पड़े। सार्थक और इसला की आंखें यह महसूस करते ही चौड़ी हो गईं। ये तो 5000 से भी अधिक शक्ति है, वे आश्चर्य से सोचने लगे। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा फंस जाना सबसे बुरी बात थी जो इस समय घटित हो सकती थी। फिर भी सार्थक ज्यादा घबराया हुआ नहीं लग रहा था। वह थोड़ा मुस्कुराया भी। हालांकि इस आदमी की शक्ति से उसकी त्वचा में खुजली हो रही थी, लेकिन उसे लगा कि उसका खून भी उबल रहा है। ये पहली बार था जब वह अकेले इतने शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ सका। यह कोई साधारण भक्षक नहीं था। उसे पहले ही कठोर त्वचा उन्नयन प्राप्त हो चुका था, इसलिए उसे हराना कठिन था और वह बहुत खतरनाक था। यदि वे दोनों आमने सामने होते तो शायद एलिस उसे हरा नहीं पाती। इसके बावजूद सार्थक मुस्कुरा रहा था। अरे, शायद मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितना मजबूत हो गया हूं, उसने मन ही मन सोचा। हालांकि वह अपने समूह के सदस्यों के बारे में नहीं भूला था। बातचीत असंभव है। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि यह आदमी यहां कैसे पहुंचा और नेताओं से कैसे छिपा, लेकिन भागने का कोई रास्ता तो होगा ही, सार्थक ने सोचा और थोड़ा इधर उधर देखा। उसकी मुस्कुराहट और ये तथ्य कि वह अपने सामने खड़े व्यक्ति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा था उत्तेजक था, कम से कम इस शक्तिशाली भक्षक के लिए तो। तुम मुस्कुराते हो और मुझे अनदेखा करते हो। मुझे तुम्हारे चेहरे से वह मुस्कान मिटाने दो, कमीने, सबसे शक्तिशाली भक्षक ने कहा और बिना एक और शब्द कहे वह उस पर जोरदार हमला कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि सार्थक अपने बचाव के लिए केवल अपनी बाहों को छाती तक ले जा सका और टक्कर के कारण वह दर्जनों फीट पीछे चला गया और उसके पैर जमीन में धंस गए। बहुत शक्तिशाली, सार्थक ने चौंक कर सोचा। उस झटके से ही ऐसा लगा कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। फिर भी वह इस लड़ाई से भाग नहीं सकता था। उसे भागने का अवसर बनाने की जरूरत थी, इसलिए उसने तुरंत ही भक्षक के सामने आने के लिए अपनी आयामी चाल शुरू की और उसे छाती पर भी मारा। इसला, बाकी लोगों को मार डालने का आदेश दो, इस बड़े आदमी को मेरे पास छोड़ दो, वह चिल्लाया। अध्याय 42, जीतने के लिए एक कठिन लड़ाई। सार्थक ने उन्हें एक दिन पहले ही इतना सिखा दिया था कि वे इसला के आदेशों का पालन कर सकें और सबसे प्रभावी ढंग से हमला कर सकें। हालांकि उसने विस्तार से नहीं बताया और यह सिर्फ कुछ छोटी छोटी बचने की रणनीतियां थीं, लेकिन जब तक वह बड़े आदमी को व्यस्त रखेगा तब तक वे पर्याप्त होंगी। उसे मारने की जरूरत नहीं थी, हालांकि वह ऐसा करना चाहता था। उसे उन छोटे लोगों से दूर रखने की जरूरत थी जो इन लोगों का पूरी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए उसने अपना पूरा ध्यान इस आदमी पर ही केंद्रित किया। फिर भी उस भक्षक की त्वचा चट्टान की तरह सख्त थी। एक ही वार से उसकी मुट्ठी में चोट लग गई थी। भक्षक ने सार्थक के प्रहार को महसूस करते ही दहाड़ लगाई तथा उसे पीठ से नीचे गिराने के बाद उसने एक जोरदार प्रहार किया, जिसे सार्थक ने चकमा देते हुए मौके का फायदा उठाते हुए उसके बाजू में प्रहार किया। इस बार उनकी लड़ाई उतनी सीधी नहीं हो सकती थी जितनी वह चाहते थे, क्योंकि यह उल्टा होगा। उन्हें अपने कौशल के साथ खेलना था और साथ ही एक हत्यारे के रूप में अपने लाभ के साथ खेलना था। हत्यारे कभी भी आमने सामने नहीं लड़ते, बल्कि अपनी हत्या की रणनीति के साथ लड़ते हैं। और हालांकि वह अपनी बर्फ का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक कि यह जरूरी न हो, वह पहले से ही जो उसके पास है उसके साथ ऐसा कर सकता है। इसलिए वह भक्षक पर एक और जोरदार प्रहार करने में सफल रहा, जिससे वह कई मीटर पीछे चला गया। अरे, ये साला बहुत मजबूत है, सार्थक ने हताशा में सोचा और फिर से अपनी जगह से गायब हो गया और भक्षक के ऊपर प्रकट हुआ और एक शक्तिशाली झटका दिया, जिससे वह एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। फिर भी भक्षक ने भयावह ढंग से मुस्कुराया और सार्थक, जो भक्षक के ऊपर था, पर एक शक्तिशाली जादू डाला, जिससे वह सदमे में आ गया। क्या बकवास है, उसने इसे वहां कैसे रखा, सार्थक ने सोचा, क्योंकि उसने मन की उपस्थिति महसूस की और जल्दी से पीछे कूद गया।
फिर भी इस अग्नि जादू की गति आश्चर्यजनक थी और उसके पेट में लगी, जिससे उसकी सांस तुरंत निकल गई। कितनी तेजी से, उसने अजीब तरह से सोचा और जमीन पर पीछे की ओर लुढ़क गया। उसी समय उसने अपने सिर पर एक भयानक उपस्थिति को महसूस किया और उसने सहज गति से अपने शरीर को हिलाया। तभी एक भारी मुट्ठी बड़ी खड़खड़ाहट के साथ जमीन पर गिरी। इस भक्षक ने बिना समय बर्बाद किए जब उसने देखा कि सार्थक उसके वार से बच गया है, तो उसने सार्थक को उसके कपड़ों से पकड़ लिया और उसे उठाकर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह पास के एक विशाल पेड़ से जोर से टकराया। वह तेजी से हवा में उछला और सार्थक पर झपटने के लिए अपने पैरों को भाले की तरह फैलाया तथा उसे दो टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की। फिर भी सार्थक ने जल्दी से अपने आप को संभाला और उसके दाहिने हाथ में एक महान शक्ति एकत्रित हुई, जिसके साथ उसने भक्षक की ओर एक जोरदार प्रहार किया। तारांकन बूम। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, एक विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि सार्थक दसियों मीटर पीछे चला गया तथा भक्षक कुछ मीटर पीछे चला गया तथा उसके पैर में चोट लग गई। क्या उसने मुझे चोट पहुंचाई? भक्षक ने सदमे में सोचा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पैरों से हल्का खून बह रहा है। फिर उसने सार्थक को देखने के लिए ऊपर देखा। तुम कमीने अच्छे हो, उसने मजाक करते हुए कहा। सार्थक ने थोड़ा खून थूका। उसके चेहरे पर पहले लगी चोट से उसे चोट लगी थी। इन भक्षकों की त्वचा की कठोरता अविश्वसनीय थी, क्योंकि उनके आकस्मिक हमलों में से एक उन्हें बुरी तरह से चोट पहुंचाने में सक्षम था। इसका श्रेय इसी को जाता है। उसने क्षण भर गहरी सांस ली और फिर अपनी मुट्ठी की ओर देखा। उस हमले में कई हड्डियां टूट गईं, जो उसने अपनी बनाई हुई क्षमताओं में से एक का उपयोग करके किया था। टस्क, तुम सख्त हो, सार्थक ने जवाब दिया। मैं इस तरह से लड़ता नहीं रह सकता, उसने सोचा और लड़ाई को देखा। इसला अच्छा कर रही थी, लेकिन इस भक्षक को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि यहाँ सभी लोग महज चींटियां हैं, और यह बात वह इस तथ्य से जानता था कि वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था। इसलिए भक्षक मुस्कुराया। हा, छोटे पिशाच, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली भक्षक अशिष्टता का क्या मतलब होता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। जमीन पर लगे उस प्रहार से आसपास का वातावरण भूकंप की तरह कांप उठा। उसी समय एक शक्तिशाली उपस्थिति आसपास के वातावरण में बाढ़ की तरह फूट पड़ी। जादुई सुदृढ़ीकरण, स्टील जैसी त्वचा, भक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी पहले से ही सख्त त्वचा पर एक अजीब सी परत जमने लगी जो हल्के पीले रंग की चमक देने लगी। जादू, सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। अगर वे किसी और तरह के जादू होते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर कोई आदमी जो पहले से ही बहुत मजबूत है, अपनी त्वचा को और मजबूत करने के लिए खुद पर जादू करता है, तो ये बेतुका है। फिर भी सार्थक के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि उसने जल्दी ही देखा कि भक्षक हवा में छलांग लगाकर उसकी ओर आ रहा है और खतरनाक गति से उसके सामने आ गया है। सार्थक को अपनी मुट्ठी में पूरी ताकत लगाकर जवाबी हमला करना पड़ा। जबरदस्त टक्कर के कारण वह बहुत तेज गति से पीछे की ओर उड़ गया तथा इस प्रक्रिया में उसकी कुछ और हड्डियां भी टूट गईं। सार्थक कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया, क्योंकि भक्षक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अन्यत्र फेंक दिया। ये भक्षक अपनी हरकतों में बहुत तेज था। क्या इसने अपनी गति भी बढ़ा दी है? सार्थक ने चौंक कर सोचा। फिर भी उसी समय भक्षक बोल पड़ा। तुम कमीने, मुझे पता है कि तुमने ही उस गुफा में हमसे खजाना चुराया था। मुझे बताओ कि वह कहाँ है और मैं तुम्हें बिना दर्द के मौत दूंगा, उसने कहा। अपने शब्दों से सार्थक को चौंका दिया और उसी समय उसे एक विशाल पेड़ से टकरा दिया, जिससे वह भी नष्ट हो गया। सार्थक के शरीर का खून उसके गले में घूमने लगा। हालांकि उसने उल्टी करने की इच्छा को रोक लिया और खून को जोर से निगल लिया। गुफा में खजाना, ये कमीना जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहा है। उसे कैसे पता चला? उसने चौंक कर सोचा और जल्दी से हमले को टाल दिया और भक्षक के ऊपर प्रकट होने के लिए एक आयामी चाल के साथ उस पर आया। उसने पीछे से उस पर जोरदार वार किया, लेकिन ये भक्षक कोई मूर्ख नहीं था। वह एक ही चाल में दोबारा नहीं फंसता। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह इतना तेज कैसे था, लेकिन जैसे ही उसने उसे गायब होते देखा, उसने पीछे की ओर जोरदार मुक्का मारा और दोनों मुट्ठियां आपस में टकरा गईं। टक्कर से दोनों ही पीछे हट गए, लेकिन भक्षक इतना लचीला और तेज था कि वह सार्थक को पकड़ने में कामयाब रहा और उसे जमीन पर पटकने की कोशिश की। हालांकि सार्थक आखिरी क्षण में गायब हो गया, क्योंकि वह थोड़ी दूर पर दिखाई दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह सदमे में जमीन पर गिर पड़े। यार, यह आदमी बहुत ताकतवर है, उसने सोचा और उसकी तरफ देखा। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि उसे कैसे पता चला कि सार्थक के पास खजाना है। इसला, एलिस, क्या वे मुझे धोखा दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना उन दोनों के लिए हानिकारक होगा। इसला खुद को धोखा नहीं देगी और मैं अभी भी एलिस का अधीनस्थ हूँ। इसके अलावा उसके अच्छे दिल के कारण उसके लिए भक्षकों के साथ सौदा करना मुश्किल होगा। उसने जल्दी से सोचा और जैसे ही उसने अपना विचार समाप्त किया, वह पीछे हट गया, क्योंकि भक्षक ने उसे मारने की कोशिश की।
फिर भी उसे कूदते देख वह व्यक्ति परेशान हो गया, इसलिए उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और उस पर शक्तिशाली हमला कर दिया। क्या वह भी एक तीरंदाज है? अरे, ये लोग बहुत परेशान करने वाले हैं। उसने मन ही मन चिल्लाया और जल्दी से दहाड़ लगाई ताकि उसकी शक्ति उसके पूरे शरीर में उभर आए, और उसने तीरों का जोरदार मुक्का मारकर जवाब दिया। फिर भी जब उसने ऐसा किया तो उसका दृष्टिकोण बदल गया, क्योंकि उसे पैरों द्वारा जोर से खींचा गया और जल्द ही उसे अपनी पीठ पर जबरदस्त प्रभाव महसूस हुआ। उस समय उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। अरे, उसने सोचा जब उसे एहसास हुआ कि भक्षक ने उसे जमीन पर पटक दिया है। उस समय उसकी कई हड्डियां टूट गईं, लेकिन यही वह क्षण था जब किसी कारणवश उनकी चेतना सबसे स्पष्ट थी, और उसे आसपास कुछ अजीब लेकिन परिचित उपस्थिति का एहसास हो रहा था। उसी क्षण उसकी आंखें खुल गईं और उसने पेड़ों की शाखाओं के बीच से काले कपड़े पहने दो लोगों को उस स्थान की ओर देखते हुए देखा। कैस्पियन वाइट, उसने मन ही मन घृणा से चिल्लाया, क्योंकि उसने उनमें से एक को पहचान लिया था। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति की शक्ति उसकी तुलना में बहुत अधिक लग रही थी, इसलिए तब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। तुम ही थे जिन्होंने इन कमीनों को आकर्षित किया, उसने मन ही मन चिल्लाया और उसके मन में नफरत भर गई। तभी दोनों उपस्थितियां पेड़ों के बीच से कूदकर दृश्य से गायब हो गईं। सार्थक को जैसे ही एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, उसकी आंखें खून से भर गईं। उसके तत्काल बदला लेने के लक्ष्य अब स्पष्ट थे, इसलिए उसका दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया। यद्यपि उसका इन लोगों से कोई संबंध नहीं था और इसे विश्वासघात नहीं माना जा सकता था, फिर भी इसे उसे मानव जाति के हाथों हुए विश्वासघात की याद ताज़ा हो गई। ये तथ्य कि उन्होंने उसे मारने का प्रयास करने का साहस किया था, उसके अंदर उस क्रोध को जगा गया जो कुछ समय से सुप्त था। कुछ समय के लिए वह भूल गया था कि इस दुनिया में वह किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता जो उसे वास्तविक तथ्यों के साथ यह साबित न करे। इस दुनिया में हर किसी के मन में बुरे विचार होते हैं, चाहे वह कृतघ्न मानव जाति हो जिसने उसे एक बार धोखा दिया हो, या वह पिशाच जाति हो जिससे वह अभी परिचित हो रहा है। उन सभी के हृदय में बुरी भावनाएं हैं जो तूफान की तरह घूमती रहती हैं, और अधिकांश जीवित प्राणी उनसे प्रेरित होते हैं, इसलिए वह उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। इस बार उसके विचार थोड़े स्पष्ट हुए तथा उसे एक अल्पकालिक कारण मिल गया कि क्यों उसे इस लड़ाई में जीवित रहना है तथा और भी अधिक मजबूत बनना है। इस भावना के प्रति उसके हृदय में एक बार फिर तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई और क्रोध की ज्वाला उसके शरीर के प्रत्येक भाग में जलने लगी। हालांकि वह अपनी नफरत को कभी नहीं भूला, लेकिन जब वह एक अपरिचित दुनिया में आया तो उसने अपनी सावधानी कम कर दी थी। शायद रोमांच के प्रति उसके प्रेम ने उसे अपनी सावधानी कम करने पर मजबूर कर दिया था, जिसके कारण वह लापरवाह हो गया था। इस बार उसकी लापरवाही के कारण कई लोग खतरे में पड़ गए और वह भी। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि वह अपने हृदय में क्रोध को रोक नहीं सका, जो लाल लावा की तरह चमक उठा और उबलने लगा। हत्या की तीव्र इच्छा ने उसे जकड़ लिया था और इस बार वह इसे नियंत्रित नहीं करना चाहता था। उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। यह इस तरह से बेहतर था। अगर उसके शरीर को एहसास हो जाए कि हत्या और खून की चाहत से प्रेरित होना ही सही रास्ता है, तो वह ऐसा करने की इजाज़त दे देगा। एक ऐसा रास्ता जो उसे इन कमीनों से बदला लेने और शार्लोट की रक्षा करने के लिए ज़रूरी ताकत पाने में मदद कर सकता है। केवल उसी मार्ग पर चलकर मैं ऐसा कर सकता हूं जिस पर मैं कभी चला था। उस समय मेरे हाथों हज़ारों जीव मारे गए थे ताकि मैं दुनिया के शीर्ष पर पहुंच सकूं। अगर इस बार हज़ारों या लाखों और मरते हैं तो ठीक है, मुझे बस शक्ति और शार्लोट चाहिए। वैसे भी उसके विचार और घृणा उसके दिल में फूट पड़ी और उसने उस मार्ग पर चलने का निश्चय किया, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसी समय भक्षक ने सार्थक को ताना मारा और उसे ऊपर उठा लिया, फिर उसे तेज गति से पास के एक विशाल पत्थर पर पटक दिया, मानो वह एक गीला चिथड़ा हो जिसे वह पत्थर पर पटकना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि सार्थक का शरीर इस विशाल चट्टान से टकराता, उसने अपने मुंह से घृणा और रक्त की लालसा से भरी दहाड़ निकाली। उसी समय उसके शरीर से एक जबरदस्त शक्ति निकली जिसने उसे पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। वो शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि भक्षक को पीछे धकेल दिया गया, क्योंकि पिशाच शक्ति सार्थक के शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित हुई तथा उन्हें एक एक करके मजबूत किया। उसकी लाल लाल आंखें क्रोध से चमक उठीं और उसकी मुट्ठियां खून की तरह लाल हो गईं, जिससे वह एक अजीब लेकिन जानलेवा रूप में दिखाई देने लगा। उसी समय उसके छोटे बाल थोड़े बढ़ गए, मानो किसी अजीब लेकिन रहस्यमय जादू से। उस क्षण उसका पूरा शरीर असाधारण शक्ति से चमक उठा। सार्थक ने अपने शत्रु को चट्टान की ओर गिरते हुए पकड़ लिया और उस पर दृढ़ता से खड़ा हो गया तथा शीघ्र ही उस पर एक विस्फोट के साथ झपटा, जिससे उसके पीछे की चट्टान नष्ट हो गई। एक क्षण में वह विशाल भक्षक के सामने प्रकट हुआ, जो शक्ति के इस अविश्वसनीय विस्फोट को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। भक्षक स्वयं का बचाव भी नहीं कर पाया था कि सार्थक की मुट्ठी उसके चेहरे पर जोरदार लगी और वह जबरदस्त गति और बल के साथ जमीन पर गिर गया। इसला, जो एक तरफ खड़ी होकर सार्थक का नाम चिल्ला रही थी और उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, सार्थक में शक्ति का ये विस्फोट देखकर हैरान रह गई।
लेकिन किसी कारणवश उसे लगा कि उसका वर्तमान रूप सामान्य से कई गुना अधिक सुंदर है। वह जमीन पर जड़वत होकर उसे घूरती रही। द्वितीय नेता, सावधान! उसे इस तरह देखकर एक साथी चिल्लाया। उसी समय एक भक्षक ने आइला की दृष्टि में घुसपैठ की तथा सार्थक के बारे में उसकी दृष्टि को नष्ट कर दिया, क्योंकि सार्थक ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। उसके पीछे खड़े कई लोग सदमे में थे और सोच रहे थे कि कुछ भयानक घटित हो जाएगा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि इसला ने अपनी तलवार निकाली और सामने खड़े आदमी पर तुरंत एक शक्तिशाली वार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी नज़र इतनी खूबसूरत चीज़ से हटा दोगे? उसने चिल्लाते हुए ऐसे शब्द कहे जिन्हें कोई भी समझ नहीं सका और उसने एक ही झटके में भक्षक का सिर उड़ा दिया। फिर भी इस बार उसे एहसास हुआ कि यह किसी की ओर देखने का समय नहीं है, वे युद्ध के मैदान में थे। इसलिए उसने बाकी लोगों की ओर देखा। चलो इन लोगों को जल्दी से मार डालें और सार्थक की मदद करें। वह चिल्लाई, हालांकि वह खुद को रोक नहीं सकी और आखिरी बार मुक्त सार्थक पर नजर डाली, जो इतनी शक्तिशाली भक्षक के साथ जमीन को साफ कर रहा था। ये वार पहले की तरह कमजोर नहीं थे और भक्षक ने इसे महसूस किया। वार से उसके मुंह से शार्क के कई दांत निकल गए थे। फिर भी यह आदमी कमजोर नहीं था। उसने जल्द ही सार्थक पर जवाबी हमला करने का तरीका ढूंढ लिया, जिससे वह थोड़ा पीछे चला गया, जिससे उसे राहत मिली। भक्षक ने सार्थक को घृणा से देखा, जबकि उसके मुंह से खून टपक रहा था। अरे कमीने, तुम अपनी ताकत इतनी अच्छी तरह छुपा रहे थे, उसने कहा और अपने मुंह से एक दांत थूक दिया। फिर भी सार्थक ने जवाब नहीं दिया और फिर से तेज गति से उस पर झपटा। इस बार भक्षक ने उपहास किया और हवा में दहाड़ लगाए। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, कमीने, उसने चिल्लाया जैसे ही उसकी एक क्षमता सक्रिय हुई। वह भय क्षमता जिससे अनेक लोग डरते थे, जो अनेक पिशाचों को लड़ने में असमर्थ बना सकती थी, सर्वत्र व्याप्त थी तथा सभी पिशाचों द्वारा सुनी और महसूस की जा रही थी। कई लोगों को तो सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी जब उन्होंने अपने सामने विभिन्न भ्रमों को देखा। उनके अतीत के आघात पुनः जागृत हो रहे थे और जिन लोगों को कोई आघात नहीं हुआ था उन्हें भी आघात होने लगा। इसला को तब झटका लगा जब उसने महसूस किया कि वह क्षमता उसके पास आ गई है। पिछली बार की तुलना में इस बार यह क्षमता कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उस शक्तिशाली क्षमता ने एक पल के लिए अतीत के आघात को फिर से जीवित कर दिया। हालांकि वह अपने आघात को अनदेखा करने की कोशिश करके थोड़ा ठीक हो गई, लेकिन वह अभी भी प्रभावित थी जब वह एक भक्षक का सामना कर रही थी जो उसे मारने वाला था। इससे महान भक्षक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सार्थक की ओर देखा, ये सोचते हुए कि उसे उस पर भी भय का ऐसा ही चेहरा मिलेगा और वह फिर से अपने शिकार के साथ खेल सकेगा। लेकिन वह तब दंग रह गया जब उसने देखा कि सार्थक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वह पहले से ही उससे एक कदम पीछे था। जल्द ही उसने अपने चेहरे पर एक भयानक झटका महसूस किया, जिसके बाद कुछ शब्द निकले। तुम्हें लगता है कि मैं एक डर पैदा करने वाली क्षमता से बहक जाऊंगा? तुम बहुत भोले हो, लेकिन तुम मेरे लोगों को परेशान कर रहे हो, तुम गंदे भक्षक! सार्थक गुस्से से चिल्लाया और गड़गड़ाहट के प्रभाव से शक्तिशाली भक्षक दसियों मीटर पीछे की ओर उड़ गया और उस भक्षक से टकराया जिसने इस प्रक्रिया में इसला पर हमला करने की योजना बनाई थी। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई त्रुटि मिले तो मुझे बताना न भूलें, मैं इसकी सराहना करूंगा। 44 पहली बार उसने उस शक्ति का प्रयोग किया। सार्थक भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन इसला के पास रुक गया और उसे देखकर मुस्कुराया। सार्थक के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान देखकर वह इतनी दंग रह गई कि कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। सार्थक ने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे को हल्के से छुआ। शांति से लड़ो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो, तुम शक्तिशाली हो, उसने उसे हल्के से सहलाते हुए कहा। उसके शब्दों और हरकतों ने उसे और भी हैरान कर दिया। बोलना तो दूर, वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रही थी। फिर भी जल्द ही सार्थक उसकी नज़रों से ओझल हो गया और वह उस भक्षक पर झपटा जिससे वह लड़ रहा था। इस बार वह लड़ाई खत्म करना चाहता था, इसलिए वह उसके ऊपर आया और उसके पेट में जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी और वह जमीन पर गिर गया तथा उसे लगातार 4 घूंसे मारे जब तक कि भक्षक उसकी लकीर को तोड़ने और उसे पीछे की ओर धकेलने में कामयाब नहीं हो गया। कुछ सेकंड पहले जो आत्मविश्वास उसके चेहरे पर था वह गायब हो गया, इसलिए उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए सार्थक को घृणा से देखा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने बड़ी मुश्किल से चिल्लाया, लेकिन वह हवा में उछलकर सार्थक की ओर बढ़ा और सार्थक ने भी जवाबी हमला किया। दोनों मुट्ठियां सतह पर लड़ रहे लोगों के ऊपर टकराईं और टक्कर से हवा आसपास के क्षेत्र में फैल गई, जिससे कई लोग संतुलन खो बैठे। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि ये सामने सामने की टक्कर में भक्षक बच गया और पुनः जमीन पर गिर गया। क्या उसके पास इतनी शक्ति है? असंभव, मुझे नहीं लगता कि वह मेरे जितना शक्तिशाली है, भक्षक ने सदमे में सोचा, क्योंकि उसने सार्थक के अगले हमले से खुद का बचाव किया। फिर भी वह मूर्ख बना और जल्द ही सार्थक के हाथ से आगे की ओर खींचा गया और उसके चेहरे पर एक क्रूर घुटने का प्रहार किया गया।
उस प्रहार ने उसे चकित मन के साथ पीछे की ओर धकेल दिया और सार्थक ने उसके ऊपर दिखाई देने के लिए अपने आयामी कदम को फिर से शुरू किया। उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, उसे एक बार और हमेशा के लिए बेहोश करने के लिए तैयार। तारांकन बूम। तभी एक विस्फोट हुआ जब सार्थक की शक्तिशाली मुट्ठी को भक्षक ने अपने हाथ से जकड़ लिया और इससे वह जमीन पर गिर गया। इससे सार्थक को आश्चर्य हुआ, जो तुरंत पीछे कूद पड़ा क्योंकि उसने देखा कि उस आदमी की हवा थोड़ी बदल गई थी। अरे, वह तो बहुत सख्त है, सार्थक ने सोचा और उसकी ओर देखा। भक्षक अजीब तरह से खड़ा हुआ, थोड़ा खून एक तरफ थूका, फिर सार्थक की ओर तीखी नज़र से देखा। तुम ताकतवर हो पिशाच, तुम्हारे पास अच्छी तरकीबें हैं और तुम मुझसे लड़ सकते हो, भले ही तुम्हारी ताकत मेरी जितनी न हो, भक्षक ने कहा और गहरी सांस ली। सार्थक भी ये देखकर दंग रह गया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या गलत है, लेकिन मुझे जल्दी करना होगा, उसने खुद से कहा और फिर से गायब हो गया क्योंकि वह तेज गति से उस ओर बढ़ रहा था जहां भक्षक उस पर हमला करने वाला था। उसके आक्रमण का एक बार फिर प्रतिकार किया गया, लेकिन ये भक्षक के शब्दों का उसका प्रत्युत्तर था। फिर भी भक्षक इस बार बात करने के लिए तैयार लग रहा था, इसलिए उसने उस पर पलटवार नहीं किया। इसके बजाय उसने जमीन पर जोर से ठोकर मारी, जिससे आसपास का माहौल हिल गया और सार्थक को पीछे की ओर कूदना पड़ा। इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर तुमसे लड़ूंगा। हालांकि मैं अपनी पीढ़ी के लोगों में सबसे उल्लेखनीय नहीं हूं, लेकिन मुझे अपनी शक्ति पर गर्व है, इसलिए मैं किसी बेवकूफ़ पिशाच को अपने ऊपर पैर नहीं रखने दूंगा, उसने कहा और फिर जोर से जमीन पर पांव पटक दिया। उसकी ठोकर इतनी जोरदार थी कि कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर सका। तभी उसके शरीर की मांसपेशियां थोड़ी सी उभर गईं, क्योंकि उसके शरीर में एक बहुत बड़ी शक्ति फूट पड़ी, जिससे हर एक मांसपेशी तेजी से उभर गई और वह पहले से भी अधिक बड़ा दिखने लगा। उसकी अत्यंत कठोर त्वचा अब असली लोहे की तरह अभेद्य लग रही थी। लेकिन उसी समय उसने अपने आप को एक तेज झटका मारा, जिससे उसके मुंह से अजीब सा काला खून निकला, जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। बिना सोचे समझे उसने इसे वापस निगल लिया और अपने पूरे शरीर पर छिड़क लिया। यह एक अजीब अनुष्ठान जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखों में थोड़ा बदलाव आया क्योंकि उसकी पुतलियों की रूपरेखा पीले रंग से रंग गई। उसी समय उसके पूरे शरीर पर अजीब पीली रेखाएं दिखाई देने लगीं। तभी सार्थक को भक्षक के शरीर से खतरा आता हुआ महसूस हुआ। अरे, उसने आश्चर्य से सोचा, लेकिन तभी उसने देखा कि भक्षक उसकी ओर एक अजीब गति से छलांग लगा रहा है, जो कि उसके इतने विशाल शरीर के साथ नहीं होना चाहिए था। ये जानते हुए कि वह इससे बच नहीं सकता, सार्थक ने वैसा ही हमला किया, लेकिन कम शक्ति के साथ। तारांकन बूम। दोनों शक्तियों के टकराने से एक गहरा विस्फोट हुआ। फिर भी सार्थक द्वारा लगाई गई शक्ति एक पल में ही खत्म हो गई और भक्षक की पूरी शक्ति ने उसके पूरे शरीर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह सैकड़ों मीटर पीछे की ओर उड़ गया। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ उसे खींच रही है, लेकिन ये भक्षक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई चीज़ उसकी शक्ति को खींच रही है, उसे छीनने की कोशिश कर रही है। इससे वह सदमे में आ गया, लेकिन उसके मन में अलार्म बज उठा। मुझे यह उपवास समाप्त करना ही होगा, उसने आश्चर्य से अपने आप से सोचा और पीछे की ओर उड़ते हुए उसने आसपास के वातावरण को देखा। उसने देखा कि वह अभी भी जंगल में है, लेकिन अपने साथियों की नज़रों से पूरी तरह ओझल है। उसी समय उसने देखा कि भक्षक उसकी ओर अत्यधिक गति से दौड़ता हुआ आ रहा था। सार्थक ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत रुककर पेड़ों को पकड़ लिया ताकि वह लगातार हो रहे प्रहारों से बच सके। जब वह अंततः ऐसा कर सका तो उसने अपने हाथ जमीन में गड़ा दिए और उसका पूरा हाथ एक अजीब, डरावनी और रहस्यमय बर्फ से भर गया, जो कहीं से भी प्रकट हो गई। अंततः सार्थक ने अपने सामने लगभग 10 मीटर दूर अपने लक्ष्य को देखा और भक्षक से भी अधिक तेज गति से उसकी ओर छलांग लगा दी। भक्षक उसकी गति पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि सार्थक उसके सामने था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी जो उसके कानों तक पहुंची। महान भक्षक, तुम निश्चित रूप से शक्तिशाली हो, लेकिन गर्व महसूस करो, तुम इस दुनिया में मेरी सबसे शक्तिशाली तकनीक के तहत मरने वाले पहले व्यक्ति हो, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा और भयानक बर्फ से ढके हाथ से उसकी छाती पर जोरदार मुक्का मारा। आने वाले भक्षक की गति सार्थक की गति के साथ मिल गई, जिसके कारण भक्षक की छाती पर प्रहार हुआ और वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। इसी समय बर्फ उसके शरीर के हर हिस्से पर फैल गई जब तक कि वह लगभग पूरी तरह से उसके शरीर को ढक नहीं गई, जिससे एक छोटा बर्फीला ब्लॉक बन गया जो अगले सेकंड में फट गया जब सार्थक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। भक्षक के शरीर में केवल उसका सिर बचा था, जो फिर जमीन पर लुढ़क गया। उपन्यास पढ़ने और उसका समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई त्रुटि दिखे तो मुझे अवश्य बताएं, मैं उसे तुरंत सुधार दूंगा। इसके तुरंत बाद सार्थक थकावट के कारण पीछे की ओर गिर पड़ा। उसने जो ताकत भक्षक का सामना करने और उसे मारने के लिए इस्तेमाल की थी, वह उसके शरीर से निकल गई
और थकावट ने उसे और भी बुरी तरह से जकड़ लिया क्योंकि दर्द ने उसके शरीर को जकड़ लिया और बुरी ऊर्जा का एक प्रवाह उसके पूरे शरीर में घूमने लगा। यहाँ तक कि उसकी सोचने की क्षमता भी थोड़ी कम हो गई थी। तथ्य यह है कि उसने अपने ठंडे अभिशाप का इस्तेमाल तब किया था जब उसका शरीर अपनी पूरी क्षमता से उस शक्ति को अपने शरीर में बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके कारण उसे एक दर्दनाक सज़ा मिली क्योंकि उसे सांस लेने या यहाँ तक कि हिलने में भी कठिनाई हो रही थी। फिर भी इस बार उसने अपना काम पूरा कर लिया था, जिससे उसे अच्छा महसूस हो रहा था। वह एक अनजान दुनिया में आया था जहां अनजान और शक्तिशाली प्राणी थे, लेकिन इस टकराव ने उसे इस दुनिया में उसी तरह चलने का आत्मविश्वास दिया जिस तरह से वह कभी अपनी मूल दुनिया में चला था। अगर आत्मविश्वास हासिल करने के लिए दर्द सहना जरूरी था तो कोई बात नहीं। उसे दर्द और थकान महसूस करने से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल ठीक था। उन क्षणों में उसके मन में उस कमीने की छवि उभरी जिसने भक्षक को लालच दिया था। कैस्पियन वाइट। भले ही उसे यह पता न हो कि सार्थक ने भक्षकों द्वारा खोजे जा रहे खजाने को प्राप्त कर लिया है, फिर भी इसे क्या फर्क पड़ता है। जब तक वह झूठ बोलता है कि उसे पता है कि वह खजाना किसके पास है, वह ऐसे शक्तिशाली भक्षक को अपनी बातों पर भरोसा दिला सकता है। जब तक कि संबंधित व्यक्ति भक्षक से अधिक शक्तिशाली न हो, भक्षक को एक पल के लिए किसी और की कठपुतली बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सार्थक ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और ऊपर देखा। अब से कमीने, अपनी गर्दन पर ध्यान रखना, सार्थक ने सोचा और उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। उसके दिल में बढ़ती नफरत ने भी उसे इतना मजबूत कर दिया कि वह खड़ा होकर आसपास देखने लगा। यह एक ओर से दूसरी ओर तक बेदाग था। मेरी बर्फ की शक्ति से की गई हत्या कभी विनाश नहीं छोड़ेगी। ये सबसे साफ और शांत हत्या है जो हो सकती है, ताकि किसी को भी इस बात का जरा सा भी संदेह न हो कि क्या हुआ। उसने सोचा और भक्षक का सिर पकड़ लिया। तभी चर्मपत्र का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिरा। ओह, जाना पहचाना लग रहा है, सार्थक ने सोचा, नक्शे का एक और हिस्सा ढूंढने के बाद मुस्कुराया। फिर भी वह कुछ भी जांचने के मूड में नहीं था। उसने बस स्क्रॉल के टुकड़े को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और फिर अपने समूह की ओर वापस चलना शुरू कर दिया। हालांकि उसे ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं करना पड़ा, लेकिन उसने जल्दी ही इसला की चिंतित आवाज़ सुनी जब वह इस ओर दौड़ रही थी। सार्थक, उसने उसे देखकर बड़ी चिंता से कहा। उसके चेहरे पर रोने के साथ साथ मुस्कान भी दिखाई दी, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। वह उसके शरीर को एक ओर से दूसरी ओर देखने लगी और जब उसे उस पर कोई गंभीर चोट नहीं दिखी तो उसने गहरी सांस ली। सार्थक ने उसे देखकर मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, ऐसा भक्षक मेरे लिए पर्याप्त परेशानी नहीं होगी, उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। हालांकि बोलते समय उसे अपने अंगों में दर्द महसूस हुआ, इसलिए वह जल्दी से रुक गया। सब ठीक है सार्थक, बात मत करो, चलो जल्दी से शिविर में पहुँचते हैं। इस बार हम बदकिस्मत थे और हम लड़ते नहीं रह सकते, उसने चिंता से कहा और तुरंत समूह में सभी को उनके पीछे चलने को कहा। इस बार कोई भी नहीं मरा था और हालांकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे, वे चिकित्सा केंद्र में कई दिनों के बाद ठीक हो जाएंगे, इसलिए वे तेज गति से शिविर की ओर चलने लगे। शिविर में एक विस्फोट की आवाज़ सुनी गई जब नेता को बताया गया कि एक शक्तिशाली भक्षक से मुठभेड़ के बाद कई छात्र मारे गए हैं। एक मेज जोर से उड़ी और विशाल तंबू के एक खंभे से टकरा गई। तुमने क्या कहा? 5000 शक्ति वाले एक भक्षक, नेता ने चिल्लाते हुए उन दो छात्रों की ओर देखा जिन्होंने उसे यह बताया था। कैस्पियन वाइट ने थोड़ा थका हुआ चेहरा बनाकर सिर हिलाया। हम पर भी उसने हमला किया जिससे हमें गंभीर चोटें आईं। फिर भी जब हम भाग रहे थे तो मेरी कक्षा के लड़के और लड़कियों की टीम पर उस भक्षक ने घात लगाकर हमला किया। उस आदमी को मार दिया गया जबकि हम कुछ नहीं कर सके। संभावना है कि अब तक दोनों टीमें खत्म हो चुकी होंगी, कैस्पियन ने जवाब दिया, इस प्रक्रिया में अपना सिर नीचे करते हुए, जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी महसूस करते हुए। मुझे खेद है, मुझे अपने समूह के कल्याण का ध्यान रखना था और मैं उनकी मदद करने के लिए रुक नहीं सका, उसने फिर कहा और फिर चुप हो गया। नेताजी को आश्चर्य हुआ। वे दोनों, वे सबसे प्रतिभाशाली थे, उसने सोचा और सदमे में थोड़ा पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। एक गलती, हमने एक गलती की जिसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी, उसने सोचा और कैस्पियन के एक तरफ खड़े पिशाच की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से वह उसे जानता था। युवा बेकर, क्या वह जो कह रहा है वह सच है? उसने नेता से संदेह से पूछा और बेकर नामक इस व्यक्ति ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मुझे खेद है सर, मेरे गुरु ने मुझे इन पहाड़ों में एक मिशन पर भेजा था, लेकिन इस प्रक्रिया में मुझे दो शक्तिशाली भक्षकों का सामना करना पड़ा। हालांकि मैं एक को भगाने में सक्षम था, लेकिन दूसरा बहुत शक्तिशाली था और उसने मुझे घायल कर दिया, इस वजह से मेरा हाथ बेकार हो गया, उसने एक हाथ दिखाते हुए कहा जो उसमें लगे एक अजीब जहर से काफ़ी पीला दिख रहा था। उसी समय उसने मिशन शीट निकाली और उसे लीडर को दे दिया ताकि वह देख सके कि यह असली है। पहली अकादमी के छात्र यहाँ मिशन करने के लिए शायद ही कभी आते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह एक आधिकारिक मिशन है, उसने सोचा और एक गहरी सांस ली।
फिर उसने एक और मुड़कर अपने एक सैनिक की ओर देखा। जांच दल को यहाँ बुलाओ। इस गलती की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, उन्हें मुझे इसके बारे में स्पष्टीकरण देना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पिशाच जाति के गद्दार के रूप में ब्रांड किया जाएगा। उसने दृढ़ता से कहा। आखिरकार उसके मन में गुस्सा वापस आ गया। ये तथ्य कि उनकी जाति में इतने प्रतिभाशाली लोग मारे गए एक बड़ी बुराई थी जिसके लिए किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी, और भी ज्यादा इसलिए क्योंकि इसे जानबूझकर की गई गलती के तौर पर देखा जा सकता है। आखिर 5000 से ज्यादा शक्ति वाले भक्षक की मौजूदगी को कौन नज़रअंदाज कर सकता है? असंभव। शोध और अवलोकन दल को इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन पिशाच जाति के गद्दार के रूप में ब्रांडेड होने के कारण इस तंबू में मौजूद कई लोगों को हल्के से लार निगलना पड़ा। जिन लोगों को इस तरह से दागा गया था उनकी सजा इतनी भयानक थी कि उसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। इसलिए जो आदमी भेजा गया था वह तुरंत उठकर जांच दल की तलाश में तंबू से बाहर भागा। कमरे में कोई और नहीं बोला, और इस छापे के नेता की निगाहों के सामने कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपनी कनपटी पकड़ ली। जो कुछ हुआ था उससे तनावग्रस्त और परेशान था, लेकिन तभी बाहर से एक शोर आया जिसने उसे भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है? क्या तुम चुपचाप नहीं आ सकते? उसने सख्ती से कहा, और एक आदमी दौड़कर अंदर आया। सर, 20 से अधिक छात्र जीवित वापस आ गए, वह चिल्लाया और जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। नेता चौंक गया और अचानक उठ खड़ा हुआ। क्या कोई जीवित बचा है? उसने उस आदमी के पास जाकर चिल्लाया जिसने उसे अभी अभी जानकारी दी थी, और उस आदमी ने बार बार उसे सिर हिलाकर हाँ कहा। इसके बाद नेता तंबू से बाहर भागे और उन्होंने जो देखा उससे दंग रह गए। बेटा, क्या तुम जीवित हो? उसने आश्चर्य से पूछा, जबकि वह सार्थक को देख रहा था जिसे आयला चलने में मदद कर रही थी। सार्थक के हाथ में अभी भी एक भक्षक का सिर था, इसलिए उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और अपने सामने खड़े आदमी को सिर हिलाकर इशारा किया। सर, हमने मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन इस बार एक बड़ी समस्या आ गई है, उन्होंने कहा। तभी उन्होंने कैस्पियन वाइट और एक आदमी को, जिसे वे मिस्टर बेकर के नाम से भी जानते थे, टैंक से बाहर आते देखा। सार्थक ने उन्हें देखकर भौहें सिकोड़ लीं। 46 एक अनगढ़ हीरा। उस समय उसकी आंखों में क्रोध चमक रहा था, लेकिन वह समझ गया था कि वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी उसे एहसास हुआ कि वह दूसरा व्यक्ति जो कुछ घंटे पहले पहाड़ों में कैस्पियन के साथ था और जिसने उसके लिए उस घात को बनाने में उसकी मदद की थी, वह श्री बेकर ही थे। लेकिन वैसे भी वह वर्तमान में पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। श्री बेकर पिशाच कुलों में से एक से आते हैं और कैस्पियन वाइट वारिसों में से एक का अधीनस्थ है, और उसका परिवार शक्तिशाली लगता है। ये कहना कि वे भक्षक के साथ मिलीभगत कर रहे थे, विश्वास करना कठिन होगा यदि कोई वास्तविक सबूत नहीं है, और भले ही वहां थे, दुनिया का उच्च स्तरीय समाज इतना सरल नहीं है। जब भी वह लाभ की ओर ले जाएगा, वे ऐसे अवैध सौदे करेंगे और बराबर की ताकत वाले लोग आंखें मूंद लेंगे। इसलिए उसे इस बार थोड़ा सावधान रहना होगा। हालांकि मौका मिलने पर वह अपने दुश्मन की हत्या करने से भी नहीं चुकेगा। इस बार उसने जल्दी से अपना ध्यान कैस्पियन से हटा लिया ताकि संदेह पैदा न हो और कैस्पियन उस पर नजर रखे तथा उस लीडर पर नजर रखे जो उसकी ओर दौड़ रहा था। तुम सचमुच नहीं मरे? तुम इतने शक्तिशाली भक्षक के हमले से कैसे बच निकले? नेता ने आश्चर्य से पूछा, और तभी कैस्पियन भी बोलने के लिए आगे बढ़ा। भाई, क्या तुम सचमुच उस आदमी से बच पाए? हम केवल लॉर्ड बेकर की मदद से बच पाए, कैस्पियन ने कहा। उनका प्रदर्शन इतना आश्चर्यजनक था कि वे क्रोधित, आश्चर्यचकित और थोड़े उदास दिखे। सार्थक ने बड़ी मुश्किल से नेता को सिर हिलाकर जवाब दिया। लीडर, मैं आपसे और मेरी टीम से अकेले में बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हमारे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे लीडर थोड़ा हैरान हो गया, जो इस बार काफी उत्साहित था कि दो सबसे प्रतिभाशाली लोग बच निकलने में कामयाब रहे। इसीलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सिर हिलाया और बाकी लोगों की तरफ देखा। सब लोग बाहर चले जाओ। जब जांच दल आए तो उन्हें बता देना कि हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही घायलों को तुरंत मेडिकल सेंटर ले जाओ। सभी लोग पहरा दें और शिविर को किसी भी घात से बचाएं, उसने दृढ़ता से कहा, अलग अलग चीजों का आदेश देते हुए। फिर वह तंबू में घुस गया। उसके पीछे सार्थक, इसला और समूह के कई सदस्य थे। सार्थक ने सिर उठाया और उसे अंदर ले गया, जहां नेता ने उन्हें बैठने और कुछ दवा लेने के बाद ही बोलने की अनुमति दी। बेटा, ये सिर क्या है जो तुम अपने साथ लेकर घूम रहे हो? लीडर ने संदेह से पूछा और सार्थक ने उसे सिर दे दिया। नेता को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह क्या है। ये तो, उसने आश्चर्य से सोचा, और तभी सार्थक बोला, हम जिस भक्षक के खिलाफ थे उसका समूह छोटा और बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह खुद एक बड़ा खतरा था। उसके पास 5000 से ज्यादा शक्तियां और कई शक्तिशाली क्षमताएं थीं। साथ ही वह अपनी त्वचा को और मजबूत करने और अविश्वसनीय गति प्राप्त करने के लिए बहुत ही बहुमुखी तरीके से मैना का उपयोग कर सकता था। फिर भी मैं उसे मारने में कामयाब रहा।
वह सिर है, सार्थक ने अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हुए ईमानदारी से उत्तर दिया। वहीं सार्थक के ग्रुप के सदस्य ये बात याद करके उसकी प्रशंसा करने लगे। ये सही है, नेता उस शक्तिशाली भक्षक के सामने खड़े होने में कामयाब रहे और उसके साथ फर्श साफ कर दिया। हा हा हा। ठीक है, ठीक है। नेता ने मुक्का मारकर उसके कई दांत भी तोड़ दिए। हा हा हा। उनमें से कई लोग उस समय सार्थक की प्रशंसा और सराहना के साथ बोलने लगे। लेकिन सेनापति उनकी बात नहीं सुन रहे थे। वह सदमे में था और अपने हाथ में भक्षक का सिर लिए हुए उसे देख रहा था। स्वाभाविक रूप से वह इतना शक्तिशाली व्यक्ति था कि वह देख सकता था कि उसके हाथ में जो सिर था वह किसी सामान्य भक्षक का सिर नहीं था। 4000 से कम शक्ति वाले एक छात्र ने 5000 से अधिक शक्ति वाले एक भक्षक को मार डाला। सार्थक की कहानी सुनने के बाद वह सदमे में सोचने लगा, इस पर कौन विश्वास कर सकता है। लेकिन क्या सबसे बड़ा सबूत उसकी आंखों के सामने नहीं था? ये कैसे संभव है, उसने सोचा। तभी उसे याद आया कि सार्थक के शिक्षक भी एक महान व्यक्ति थे जो कई अवसरों पर अपने से अधिक शक्तियों वाले लोगों को पराजित करने में सफल रहे थे। क्या ये हो सकता है कि यह लड़का उसका करीबी शिष्य हो और उसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित कर रहा हो? हालांकि अगर ऐसा होता भी तो रीगन कूपर ऐसा नहीं कर पाता। ये बच्चा कितना प्रतिभाशाली है, उसने चौंक कर सोचा और सार्थक की ओर देखा। उस क्षण उसकी आंखों में चमक आ गई, मानो उसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुतों ने नहीं खोजा था और जो भविष्य में एक अविश्वसनीय व्यक्ति बनने वाला था, वह उसकी आंखों के सामने था। इसीलिए उसने मुस्कुराकर उसे कंधों से पकड़ लिया। बेटा, ये तो आश्चर्यजनक है। मुझे बताओ, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताओ, तुम्हारा परिवार कौन है? तुम किस उत्तराधिकारी के अनुयायी हो? उसने जल्दी से पूछा, सार्थक से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हुए कि उसके साथ क्या किया जाए। मेरा कोई परिवार नहीं है। मुझे कुछ समय पहले एलन परिवार ने बचाया था और अभी मैं मिस एलिस का अधीनस्थ हूँ। उसने सच्चाई से उत्तर दिया, जिससे नेता पहले से भी अधिक खुश हो गया। एक ऐसा हीरा जो बिल्कुल अकेला है, यही सबसे बढ़िया है, उसने सोचा। अगर ऐसा है तो सेना में पद पाने के बारे में क्या ख्याल है? इससे इस दुनिया में तुम्हारा मूल्य बढ़ेगा और एलन कबीले के लोग तुम्हें अच्छे तरीके से बधाई देंगे और तुम्हारे पास बहुत सारे संसाधन होंगे। ऐसी उपलब्धियों के साथ मैं अपने वरिष्ठों से तुम्हें सेना में एक अच्छा पद दिलवा सकता हूँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? उसने उत्साह से पूछा। सार्थक को उसकी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। अच्छा अच्छा, ये बहुत बेहतर है। दर्जा मिलने से मुझे अपने दुश्मनों को बेहतर तरीके से खत्म करने में मदद मिलेगी। सार्थक ने सोचा और सेना में दर्जा मिलने से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इससे न केवल एलन परिवार की नज़र में बल्कि अकादमी की नज़र में भी उसका रुतबा बढ़ेगा। इसके अलावा उसे किंगडम से तनख्वाह भी मिलेगी। भले ही इससे वह थोड़ा बंधा हुआ हो, लेकिन ये कम से कम था। बंधन इतने बुरे नहीं होते, क्योंकि कई मामलों में वे कमज़ोरों को बढ़ने से रोकने के बजाय उनकी रक्षा के लिए होते हैं। बढ़ना उसके अपने प्रयास से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब तक वह प्रयास करना जारी रखता है, किसी न किसी बिंदु पर वह खुद को ऐसे बंधनों से मुक्त करने में सक्षम होगा। यदि नेता ऐसा चाहते हैं तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। सार्थक ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को प्रसन्न करते हुए उत्तर दिया, जो मुस्कुराया। अच्छा अच्छा, चुपचाप अपनी पूरी टीम के साथ अकादमी वापस चले जाओ, परीक्षण समाप्त हो गए हैं, उसने कहा। और तभी बाहर लोगों का शोर सुनाई दिया, क्योंकि इस व्यक्ति के कई अधीनस्थ जांच और अवलोकन दल के लोगों को लेकर आए थे। फिर सार्थक जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बच्चे, मैं ओलिवर जोन्स हूँ। अगर तुम्हें किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो तुम राजधानी में मुझसे मिल सकते हो, सार्थक के जाने से पहले लीडर ने कहा, और उसके बाद उसने जांच दल को गौर से देखा। इसके तुरंत बाद पूछताछ शुरू हो गई। 47 उनके विचार। इसी समय एक अन्य टैंक में कांच का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। इसका क्या मतलब है? आखिर वह कमीना ऐसी स्थिति से कैसे जीवित वापस आ गया? मिस्टर बेकर ने बहुत गुस्से में चिल्लाया। कैस्पियन वाइट के नखरे बिल्कुल वैसे ही थे, क्योंकि वे घटनाओं के इस मोड़ से बहुत क्रोधित थे। उन्होंने इतना जोखिम उठाया था और यदि कुछ गलत हो जाता तो पता चल सकता था। श्री बेकर को स्वयं अपने हाथ में एक अजीब सा जहर डालना पड़ा ताकि वे बता सकें कि उन्होंने उन छात्रों को क्यों नहीं बचाया। और यह सब गलत हो गया था। एक बेकार छोटे छात्र ने उनकी सारी योजना नष्ट कर दी। वे इतने क्रोधित थे कि वे स्वयं को रोक नहीं सके और उन्होंने जमीन पर विभिन्न चीजें पटक दीं। कई मिनटों के बाद वे अंततः शांत हो गए और श्री बेकर को सिर में दर्द महसूस हुआ। यह एक समस्या है, उन्होंने थोड़ा परेशान होकर कहा। कैस्पियन वाइट ने उसे असमंजस में देखा। मिस्टर बेकर, आपका क्या मतलब है? भले ही वह आदमी इस बार भाग्यशाली हो, लेकिन अगली बार उसे वैसी किस्मत नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता कि वह उस स्थिति से कैसे बाहर निकला, लेकिन मुझे यकीन है कि वह दूसरी बार ऐसा नहीं कर पाएगा, उसने कहा।
और मिस्टर बेकर ने भी सिर हिलाकर उनकी बात मान ली, वे भी इससे सहमत हो गए। मुझे इसकी चिंता नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो उसे कभी भी मार सकता हूँ, समस्या उससे भी बड़ी है, उसने कहा, कैस्पियन को चौंकाते हुए, जो असमंजस में उसकी ओर देख रहा था। आपका क्या मतलब है, मिस्टर बेकर? उन्होंने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह बूढ़ा ओलिवर हम पर और यहाँ मेरे मिशन की प्रामाणिकता पर संदेह करेगा। अगर वे पूरी तरह से जांच करेंगे तो वे मेरे मालिक या आपके परिवार को भी परेशानी में डाल सकते हैं, और यह कुछ ऐसा नहीं है जो हम अभी चाहते हैं, उसने जवाब दिया। फिर भी उसके उत्तर ने कैस्पियन को और भी अधिक उलझन में डाल दिया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वे हम पर संदेह क्यों करेंगे? उसने पूछा, जिससे लॉर्ड बेकर उसकी ओर ऐसे देखने लगे जैसे यह आदमी मूर्ख हो। तुम कमीने, आखिर तुम उस महिला के अधीनस्थ कैसे बन गए? क्या तुम हर दिन इतने मूर्ख हो? लॉर्ड बेकर ने गुस्से से पूछा। हालांकि उन्होंने कैस्पियन की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से बोले, हम यहाँ आए और उसे आश्वस्त किया कि वह आदमी मर चुका है। आपने तो ये भी कहा कि आपने उसे मरते हुए देखा है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? वे सोचेंगे कि हमारी गवाही झूठ है, जिससे वे हमारी गहन जांच कर सकते हैं, उन्होंने कहा। ये सुनकर कैस्पियन पीछे हट गया और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अरे, अगर मेरी वजह से हम पकड़े गए तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, मेरा पूरा परिवार मर जाएगा, उसने सदमे में सोचा और खुद को कड़वाहट से भर लिया। सर, ये समस्याजनक है, मैंने इसे इस तरह से नहीं देखा, उसने कहा और शर्म से मुस्कुराया। मिस्टर बेकर को इससे कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारी जांच की जाती है तो हम अपने पिछले बयान से इनकार नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि शायद जहर की वजह से चक्कर आने और हमें लगी कई चोटों की वजह से हम बुरे दिख रहे थे, लेकिन हम कभी यह स्वीकार नहीं कर सकते कि यह झूठ था, लॉर्ड बेकर ने कहा और कैस्पियन को घूरते हुए उसके कपड़े पकड़ लिए। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? उसने उसे धमकी भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। कैस्पियन वाइट ने बार बार सिर हिलाया और फिर मिस्टर बेकर ने उसे छोड़ दिया। अगर वे हमारी जांच नहीं करते तो ये बेहतर है, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो हमें इसके लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए, उन्होंने कहा। और उसके बाद वे कई घंटों तक लगातार बात करते रहे जब तक कि किसी ने अंदर आने के लिए नहीं कहा। ओलिवर जोन्स, अरे, यह आदमी वाकई हम पर शक करता है, मिस्टर बेकर ने सोचा जब उसने बाहर खड़े व्यक्ति की आवाज़ सुनी। उसने जल्दी ही उसे अंदर बुला लिया। अपने तंबू में वापस आने के बाद सार्थक ने अपना ध्यान ठीक होने पर केंद्रित किया और उसके विचार इधर उधर भटकने लगे। इस बार उसे बहुत कुछ सोचना था। पहली बात जो उसके दिमाग में आए वह थी वह अजीब शक्ति जो उस भक्षक से लड़ते समय उसके पास आई थी। चाहे वह कितना भी सोचे, फिर भी उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है। एक अजीब लेकिन अपार शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे वह शुरू में हार चुकी स्थिति को बदल सका। लेकिन वह शक्ति इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने कोई क्षमता या ऐसा कुछ सक्रिय किया था, यह अपने आप आए और बस ऐसे ही चली गई। कम से कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि यह अजीब बात है। मुझे वह शक्ति किसने दी? मुझे याद है कि उससे पहले मेरे दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। क्या यह शक्ति नफरत के साथ जुड़ी हुई थी? क्या यह मेरी दुनिया के काल्पनिक उपन्यासों की तरह है, या शायद कुछ और है? उसने सोचा। उन्होंने जिन विभिन्न विकल्पों पर विचार किया, उनसे उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं हो सकता, और इससे वे बिना कुछ हल किए वापस पहले प्रश्न पर आ गए। ये निराशाजनक है। अगर मैं ऐसी शक्ति को नियंत्रित कर सकता तो मुझे कुछ समय के लिए कोई समस्या नहीं होगी, उसने सोचा और आह भरी। वह जानना चाहता भी तो नहीं कि उस शक्ति का क्या मतलब है और वह कहाँ से आती है, लेकिन वह नहीं जान सकता था। इसलिए उसने दूसरे विषय पर सोचने का फैसला किया। उनके दिमाग में चिंता का दूसरा विषय भक्षक थे। इस बार वह एक बात की पुष्टि कर सके। भक्षक मनुष्यों या अन्य जातियों जैसे कि कल्पित बौनों द्वारा प्रयुक्त मान का उपयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे मनुष्यों या अन्य समान जातियों के समान तरीकों का उपयोग करके मन का उपभोग करके मजबूत बनते हैं, लेकिन वे पिशाचों का खून और स्वयं पिशाचों का सेवन करके भी शक्तिशाली बन जाते हैं। ये कैसी टूटी हुई नस्ल है? ये पिशाच हैं, लेकिन साथ ही ये इंसानों से ताकतवर बनने का तरीका भी अपना सकते हैं। इन लोगों की असली कमजोरी क्या है? सार्थक उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस नस्ल के साथ क्या हो रहा है। उनके ज्ञान के अनुसार पिशाच मैना का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और यदि वे कर भी सकते हैं तो ये केवल न्यूनतम मात्रा में होता है, क्योंकि पिशाच की सारी शक्ति रक्त से आती है। रक्त ही उनका मैना है और वास्तविक मैना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि वह इस पहलू में सीमित है, वह पहले की तरह मजबूत नहीं बन सकता, लेकिन अब चूंकि वह एक पिशाच है, उसे नए तरीकों के बारे में सोचना होगा। लेकिन भक्षकों को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वे जैसे चाहें वैसे मजबूत बन सकते हैं। ये कैसी अजीब और परेशानी भरी दौड़ है। इतना सोचने के बाद सार्थक ने मन ही मन सोचा,
फिर भी जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे उसके विचारों से बाहर ला दिया। बेटा, क्या तुम अभी तक नहीं गए? उसने सार्थक की दिलचस्पी बढ़ाते हुए पूछा। मिस्टर ओलिवर, क्या उनके पास कहने के लिए कुछ नया है? सार्थक ने संदेह से सोचा और उसे अंदर आने दिया। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 48 ओलिवर के संदेह। मिस्टर ओलिवर, क्या हो रहा है? सार्थक ने उसे पीने के लिए कुछ देते हुए पूछा। ओलिवर मुस्कुराया। बेटा, मुझे तुमसे कई बातें करनी हैं, लेकिन उससे पहले तुम कैसा महसूस कर रहे हो? इतने शक्तिशाली भक्षक से लड़ना आसान नहीं है, उसने कहा, और सार्थक ने सिर हिलाया। मेरे शरीर की कई हड्डियां टूट गई हैं और मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं है, सार्थक ने ईमानदारी से उत्तर दिया। यहाँ वह समझ सकता था कि पिशाच की उपचार क्षमता अविश्वसनीय थी, खासकर अगर वह इसे उपचार उपायों के साथ मिलाता। पृथ्वी पर उसे एक चिकित्सक से उपचार प्राप्त करना था, और जबकि वह बहुत तेजी से ठीक हो सकता था, यहाँ उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। उसका शरीर धीरे धीरे पुनर्जीवित होता है और टूटी हुई हड्डियां वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। हालांकि कुछ ऐसे ब्रेक होते हैं जिनसे उबरना बहुत कठिन होता है, सार्थक ने सोचा। ओलिवर ने उसकी ओर सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ दवा निकाली। यह उच्च श्रेणी की दवा है, मुझे यकीन है कि यह आपको ठीक होने में मदद करेगी, उसने कहा। सार्थक ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर ओलिवर ने मुख्य विषय पर आने का फैसला किया। इस बार स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। मैंने शुरू में सोचा कि दोषी जांच और निगरानी कक्ष था। आखिरकार हमारी निगरानी क्षमताओं के साथ 5000 बिजली भक्षक बच नहीं सकता था, इसलिए मैंने उनकी विधिवत जांच की, लेकिन उनके साथ विस्तृत बातचीत के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें उस स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, यह थोड़ा अजीब है, और उन्होंने कसम खाई है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। हालांकि उन्हें फिर भी जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और बात है। सार्थक ने फिर अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? सार्थक ने पूछा और ओलिवर ने अपना सिर हिलाया। मुझे पक्का पता नहीं है। मुझे कैस्पियन वाइट और यंग बेकर पर भी संदेह है। वे आपसे कुछ समय पहले आए थे और उन्होंने मुझे जो बताया उसके अनुसार उन्होंने आपको मरते हुए देखा था, साथ ही उन्होंने कई अन्य शवों को भी मरते हुए देखा था, लेकिन संख्याएं मेल नहीं खाती हैं। आपके बाद कई छात्र पहाड़ों से जीवित वापस लौटे, हालांकि हताहत हुए हैं, लेकिन वे उतने नहीं हैं जितने दोनों ने कहा था। इसीलिए मैं उनसे बात करने गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और यही वजह है कि मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, उन्होंने दृढ़ता से कहा। सार्थक को उसकी हिचकिचाहट पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उसे बोलने दिया और जो कुछ वह जानता था उसके बारे में उससे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। आप चाहते हैं कि मैं उन पर नज़र रखूं, है ना? सार्थक ने पूछा, और ओलिवर ने सिर हिलाया। बच्चे, मैं तुम्हें एक दिन किसी एक राज्य के सिंहासन के लिए लड़ने में सक्षम व्यक्ति मानता हूँ। यही कारण है कि मैं तुमसे अपना ख्याल रखने की उम्मीद करता हूँ। मुझे पता है कि पिशाच कुलों पर संदेह करना एक अपराध है, लेकिन इस अवसर पर स्थिति मुझे बताती है कि उनका इसमें कुछ हाथ हो सकता है, इसलिए तुम्हें बेकर कुल से सावधान रहना चाहिए। लेकिन वास्तव में तुम्हें कैस्पियन वाइट से और भी अधिक सावधान रहना चाहिए, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। सार्थक ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों? क्या बेकर्स मुझ पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मैं इतना छोटा हूँ? उसने पूछा, और ओलिवर ने सिर हिला दिया। हाँ और नहीं, बेकर्स खतरनाक हैं, लेकिन उतने खतरनाक नहीं। उनके वारिस उतने खतरनाक नहीं हैं, हालांकि वे शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी मानसिकता किसी भी चीज़ से ज़्यादा निष्क्रिय है। लेकिन वाइट्स को सबसे खतरनाक वारिसों में से एक का समर्थन प्राप्त है। शायद आपने उसका नाम सुना हो, मिस सेसिली एडवेन, उसने जवाब दिया। सार्थक ने ये नाम सुनते ही भौहें सिकोड़ लीं। सेसिली एडवेन, यही वह व्यक्ति है जिसका उल्लेख मिस्टर ग्रे ने किया था। मिस्टर ग्रे के अनुसार वह महिला खतरनाक है। क्या वह वास्तव में श्वेतों का समर्थन करती है? ये काफ़ी समस्याग्रस्त है, सार्थक ने सोचा। ओलिवर को उसके विचारों पर ध्यान नहीं गया, इसलिए वह बात करता रहा। न केवल वह उनका समर्थन करती है, बल्कि आपका सहपाठी कैस्पियन वाइट उनके अधीनस्थों में से एक है। हालांकि वह सबसे कमज़ोर में से एक है, फिर भी वह एक उच्च दर्जे का अधीनस्थ है क्योंकि उसकी बड़ी बहन मिस सेसिली की विश्वासपात्रों में से एक है। इसलिए आपको जितना हो सके सावधान रहना चाहिए। उनके साथ किसी भी परेशानी से बचें। हो सकता है कि जब आप पर्याप्त परिपक्व हो जाएं तो आप कुछ कर सकें, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर सकते, उसने जवाब दिया और सार्थक को कंधे से पकड़ लिया। बच्चे, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगे। उन लोगों के साथ परेशानी में न पड़ना, वे खतरनाक हैं, उसने चिंता भरे स्वर में कहा। फिर वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं किंग के मामले में आपकी मदद करने के लिए रीगन कूपर से बात करूंगा, और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी वर्तमान उपलब्धियां आपको एक ऐसी स्थिति प्रदान करेंगी जो आपको पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखेगी। इन शब्दों के बाद ओलिवर ने सार्थक को अलविदा कहा और जल्दी से चला गया।
वह यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे सार्थक की चिंता थी। हालांकि वह अभी अभी उससे मिला था, लेकिन उसे लगा कि सार्थक सरल नहीं है। इसके अलावा परिवार न होने की स्थिति ने उसे उसके अतीत की याद दिला दी। उस समय उसे राजा ने उठाया था और उसके हाथों में शिक्षा दी थी, जिससे उसे वह शक्ति मिली जो अब उसके पास है। इसलिए वह ये भी चाहता था कि सार्थक को वह सुरक्षा मिले ताकि वह मजबूत बन सके। शायद ये सिर्फ उसका दिल था जो अपने जैसे प्रतिभाशाली और शिक्षित लड़के के साथ अच्छा करना चाहता था, या शायद ये कुछ और था। सार्थक ने ओलिवर द्वारा बताई गई बातों पर गहराई से सोचा। वैम्पायर की दुनिया उतनी शांतिपूर्ण नहीं लगती जितनी सतह पर दिखती है। लेकिन भले ही आप मुझे उनसे परेशानी से दूर रहने के लिए कहें, लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे निशाना बनाने का फैसला किया, उसी दिन उनके सिर पर एक वाक़या आ गया। ये केवल समय की बात है, उसने सोचा, आहें भरते हुए। जल्द ही उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान उभर आई। कैस्पियन वाइट, भले ही मुझे उस खतरनाक महिला से लड़ना पड़े, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीने। मुझे उम्मीद है कि तब तुम्हारी गर्दन साफ होगी, उसने सोचा और फिर खुद को ठीक करने के लिए ओलिवर की दवा निगल ली। अगले दिन सार्थक, इसला और पूरी टीम अकादमी के लिए रवाना हो गई। जो कुछ हुआ था वह जंगल की आग की तरह फैल गया, लेकिन ये तथ्य सामने नहीं आया कि सार्थक ने 5000 शक्ति वाले एक डिवाइडर को मार दिया था। फिलहाल इसे गुप्त रखना ही सबसे अच्छा है। अकादमी को पीछे हटना पड़ा क्योंकि यदि ऐसे और भी शक्तिशाली भक्षक वहां उपस्थित होते तो इससे छात्रों को खतरा हो जाता और राज्य ने सब कुछ संभालने का निर्णय लिया। अध्याय 49 ब्लड डॉन सिटी की ओर रिकवरी के बाद। इस प्रकार पहाड़ों में लड़ाई के बाद सार्थक को अंततः पूरी तरह से ठीक होने में कुछ दिन लग गए। सुधार अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से हुआ, यहाँ तक कि सार्थक भी आश्चर्यचकित था क्योंकि वह अपने शरीर की स्थिति को समझ रहा था। यहाँ तक कि इसला भी ठीक नहीं हो पाई थी, जिससे पता चलता है कि सार्थक का शरीर असाधारण से भी बढ़कर था। उसके शरीर में टूटी हुई हड्डियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिनना मुश्किल होगा, और कई मांसपेशियां फट गई थीं। फिर भी रिकवरी सिर्फ कुछ दिनों तक ही चली। इसके कारण वह अपनी सामान्य स्थिति में लौट सका और अभ्यास कर सका। इन दिनों में ये खबर हर जगह फैल चुकी थी। कई लोग पहले से ही जानते थे कि अकादमी के पास के पहाड़ों में शक्तिशाली भक्षक प्रकट हुए हैं, और इस प्रक्रिया में कुछ छात्रों की मृत्यु हो गई थी। दूसरी खबर जो आई वह थी फर्स्ट अकेडमी की खबर। ज्यादातर छात्रों ने इस खबर पर खास ध्यान दिया क्योंकि यह खबर हॉल टूर्नामेंट की प्रगति के बारे में थी। पहली अकेडमी के खत्म होने के बाद दूसरी अकेडमी का हॉल टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसके छात्र उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे। एलिस, अच्छा लग रहा है, सार्थक ने सोचा जब वह अकादमी के लंबे गलियारों से गुजरते हुए ये खबर अपने कानों तक पहुंची। उसके पास परमिट था जिसके साथ वह अकादमी से बाहर जा रहा था, इसलिए उसके लिए परिवहन का साधन मौजूद था। विमान में चढ़ने के बाद परिवहन शुरू हुआ और हम शीघ्र ही अकादमी से निकल गए। इस बार उसका गंतव्य अकादमी के 3 मुख्य शहरों में से एक है, क्योंकि वह शिकारियों के संघ में भर्ती होना चाहता है। जब वह उन भक्षकों से लड़ने से लौटा तो उसने अपनी वापसी की सूचना रीगन कूपर को दी, और रीगन कूपर ने उसे कई बातें बताईं। उसने उसे जो बहुत सी बातें बताईं, उनमें से सार्थक के लिए मुख्य मुद्दा ये था कि वह कुछ समय के लिए शिकार पर नहीं जा पाएगा क्योंकि निर्देशकों ने प्रत्येक शिक्षक के लिए विशेष अनुमतियों की संख्या सीमित कर दी थी, जिससे रीगन कूपर के पास वे अनुमतियां खत्म हो गई थीं। जब तक कि वे आधिकारिक अकादमी मिशन न हो, वह लंबे समय तक शिकार पर नहीं जा सकेंगे। ये बहुत ही समस्याजनक होगा। अगर वह शिकार करने नहीं जाता तो उसे जो जड़ी बूटी मिली है उसके बदले में लाशें कैसे मिलेंगी। इसके लिए उसे 5000 शक्ति वाले 2 भक्षकों और एक ड्रैगन से लड़ना पड़ा। वह ऐसे प्रयास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता था। जब वह ऐसा सोच रहा था तभी रीगन कूपर ने उसे बताया कि अगर वह हंटर्स गिल्ड में शामिल हो जाए तो ये सीमा खत्म हो जाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि उसे उस गिल्ड में उचित रूप से शामिल होना चाहिए, जिसमें कुछ कठिनाइयां हैं। फिर भी अभी के लिए यही एकमात्र विकल्प होने के कारण सार्थक ने यही रास्ता अपनाने का निर्णय लिया, जिसके कारण वह अकादमी के 3 मुख्य शहरों में से एक की ओर जा रहा है। चूंकि वैम्पायर अकादमी एक राज्य जितनी बड़ी है, इसलिए इसके पूरे क्षेत्र में अनेक शहर हैं। इनमें से अधिकांश 3 सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण शहरों जितने प्रसिद्ध नहीं हैं। इनमें सबसे मशहूर है एकेडमिक ट्रेड सिटी। ये तीनों में सबसे अमीर भी है, लेकिन इसका प्रशासन सबसे शक्तिशाली सिटी ऑफ क्लैंस या क्लैन सिटी द्वारा किया जाता है। कुलों का ये शहर कई मायनों में खास और अनोखा है, लेकिन इसके उल्लेखनीय होने का मुख्य कारण यहाँ रहने वाली असंख्य शक्तियाँ हैं। ये शहर लगभग विशेष रूप से समाज में उच्च पद वाले लोगों के लिए है। तीनों अकादमियों के सभी प्रमुख वहाँ रहते हैं, साथ ही सबसे शक्तिशाली प्रोफेसर और सबसे महत्वपूर्ण बात, अकादमिक कबीले और रॉयल कबीले शाखाएं भी वहाँ रहती हैं। ये वे कबीले हैं जो पूरे वैम्पायर अकादमी को प्रायोजित करते हैं और इसके अस्तित्व को संभव बनाते हैं। ये कबीले शक्तिशाली हैं, इसलिए यह अकादमी और राज्य का सबसे शक्तिशाली शहर भी है जहां ये स्थित है।
यह एक शहर की तरह है जहां अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। यहाँ इतनी सारी शक्तियां हैं कि सड़क पर चलना मुश्किल हो सकता है और आपके सिर पर दबाव और भी ज़्यादा होगा। यही कारण है कि यह सबसे कम दौरा किया जाने वाला शहर भी है। फिर भी अकादमी के भीतर अभी भी एक तीसरा प्रमुख शहर मौजूद है। ब्लड डॉन सिटी इस समय सार्थक का गंतव्य स्थान है। इस बार उनका मिशन गिल्ड में नामांकन करना और इस दुनिया की अर्थव्यवस्था पर शोध करना है। किसी दुनिया में रहने का मतलब केवल उसकी शक्ति को जानना और मजबूत बनना ही नहीं है। इस दुनिया में अर्थव्यवस्था, मुद्राएं और अन्य चीज़ों को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसे जांच पड़ताल करनी पड़ी और इस तरह अकादमी छोड़ने के 2 दिन बाद ही वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। यह एक खूबसूरत जगह है। सार्थक ने शहर की लंबी, विशाल सड़कों से गुजरते हुए सोचा। कभी कभी उसके पास से कई गाड़ियां गुजरती थीं, जिससे उसे एक सुंदर काल्पनिक शहर का एहसास होता था, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता था। ब्लड डॉन सिटी विशाल और खूबसूरत है। यहाँ बहुत से लोग रहते हैं और ये तीनों शैक्षणिक शहरों में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस स्थान पर कई जातियां रहती हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश पिशाच हैं। यह एक खूबसूरत जगह है। सार्थक ने शहर की लंबी, विशाल सड़कों से गुजरते हुए सोचा। कभी कभी उसके पास से कई गाड़ियां गुजरती थीं, जिससे उसे एक सुंदर काल्पनिक शहर का एहसास होता था, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता था। वह शहर की एक व्यापारिक सड़क पर चला गया, जो शहर जितनी ही लंबी थी। चलते चलते उसने खरीदने के लिए कई ज़रूरी चीज़ें मांगीं। उनका एकमात्र लक्ष्य इन आवश्यक चीज़ों की कीमत जानना था, ताकि चीज़ों की कीमत और उनमें सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्राओं का अंदाज़ा लगाया जा सके। फिर भी बाहर बेचने वालों की कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं और बिक्री के लिए खून नहीं था, इसलिए ये समय की बर्बादी थी। आखिरकार खून एक पिशाच के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वह पिशाच की दुनिया में खून की कीमत नहीं पा सकता है तो वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। इसीलिए इन सस्ती चीज़ों के बारे में पूछने के बजाय उन्होंने कुछ दिनों के लिए एक होटल किराए पर लेने और फिर केंद्रीय सड़क पर देखने का विकल्प चुना। सर, क्या मैं जान सकता हूं कि ठहरने के लिए होटल कहाँ हैं? क्या कोई ऐसा होटल है जो सेंट्रल स्ट्रीट के पास हो? सार्थक ने उस आदमी से पूछा जो उसकी सेवा कर रहा था। वह कुछ खाद्य पदार्थ बेच रहा था और जब सार्थक ने उससे कुछ चीज़ें खरीदी तो वह दयालु था। युवक, मैं देख सकता हूं कि तुम यहाँ के आसपास के नहीं हो, इसलिए इस गली में चलते रहो जब तक कि तुम अंत तक न पहुंच जाओ। वहां तुम्हें एक बहुत बड़ा फव्वारा दिखाई देगा। ये वह फव्वारा है जो निचले स्तर के शहर को ऊपरी स्तर के शहर से अलग करता है। वहां तुम रहने के लिए अच्छे होटल पा सकोगे और सेंट्रल स्ट्रीट हमेशा तुम्हारे दाईं ओर होगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने विनम्रता से उत्तर दिया। सार्थक ने फिर उसे धन्यवाद स्वरूप कुछ और पैसे दिए और फिर वहां चला गया जहां उसे बताया गया था। इस दुनिया में 50 चीज़ें महंगी हैं। ये होटल बहुत घटिया हैं, इनमें ठहरना मेरे लिए सुरक्षित नहीं लगता और खाने का स्वाद भी बहुत बुरा है। सार्थक ने सोचा जब वह उन होटलों में से एक से बाहर निकला जिसमें वह गया था। वह पहले भी यहाँ कई होटलों में जा चुका था, लेकिन यह निराशाजनक था कि वे सभी बहुत घटिया थे। फिर भी इस आखिरी होटल में उसे शहर के सबसे अच्छे होटलों का स्थान बताया गया। ये शहर थोड़ा अजीब है। ये 2 भागों में विभाजित है। एक और निम्न स्तरीय शहर है जहां वह अभी है। होटल कम आय वाले लोगों के लिए हैं और वातावरण बहुत अच्छा नहीं है। सार्थक को पर्यावरण या ऐसी चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन वे उस होटल में उसके सामान की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दे सकते जिसका वह भुगतान कर रहा है। यही वह बिंदु था जिसने उसे यहाँ रहने के लिए प्रेरित नहीं किया। दूसरी ओर उच्च श्रेणी का शहर है। ये वह जगह है जहाँ पैसे वाले लोग या जो रहने के लिए एक बढ़िया जगह चाहते हैं जाते हैं। सुरक्षा उच्च है और डकैती कम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ वे भोजन में नमक मिलाते हैं, ऐसा कुछ जो वे निम्न स्तरीय शहर में नहीं करते हैं। इस दुनिया में नमक एक महंगा उत्पाद है क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए आसपास कोई महासागर नहीं है, जिसका अर्थ है कि कम आय वाले लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए वे अपने भोजन में इसका स्वाद नहीं बदल सकते हैं। यही कारण है कि सार्थक ने जैसे ही उस उच्च श्रेणी के शहर के बारे में सुना, वह वहां दौड़ा चला गया और जल्द ही वहां पहुंच गया, क्योंकि उसे केवल खूबसूरत फव्वारों की एक विशाल श्रृंखला को पार करना था जो एक प्रमुख पर्यटक मार्ग के किनारे बनाए गए थे। वहां सार्थक अंततः रहने के लिए एक होटल खोजने में सफल रहा। यह उच्च श्रेणी का होटल था जहां अधिकांश लोग अच्छे और सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए थे। शायद सार्थक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इस समय फैंसी कपड़े नहीं पहन रहा है, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद से उसने खरीदारी नहीं की है। यही कारण था कि वहां रुकने के कुछ समय बाद ही वह उस भवन की ओर चल पड़े जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि वहां वह नीलामी का इंतजार किए बिना बहुत सी चीजें ऊंचे दामों पर खरीद और बेच सकते हैं। सेंट्रल बिल्डिंग। जब वह इस स्थान पर पहुंचा तो एक सुंदर पिशाच उसके पास आया। सेंट्रल बिल्डिंग में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या खरीदना या बेचना चाहते हैं? मैं आपका मार्गदर्शक बनूंगा।
उसने विनम्रता से कहा, और सार्थक ने चारों ओर देखते हुए उसे सिर हिलाकर संकेत दिया। वहाँ बड़ी बड़ी लंबी अलमारियां थीं, जिनमें बिक्री के लिए अलग अलग चीज़ें सजी हुई थीं। हालांकि उनमें से किसी में भी उसकी दिलचस्पी नहीं थी। मैं विभिन्न चीज़ें खरीदना और बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही। क्या आपके पास कहीं और भी ऐसी चीज़ें हैं? सार्थक ने उत्तर दिया, और महिला ने उसकी ओर सिर हिलाया। बेशक युवा महोदय, सेंट्रल बिल्डिंग किंगडम के सबसे बड़े व्यापार केंद्रों में से एक है। हमारे पास सब कुछ है। अगर यह यहाँ नहीं है तो शायद ये दूसरी मंजिल पर है, या ये तीसरी या चौथी मंजिल पर हो सकता है। कई शोरूम मंजिलें हैं। बस मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए और मैं आपको वहां ले जाऊंगा। महिला ने उत्तर दिया, और फिर सार्थक ने सिर हिलाया। पहली चीज़ जो मैं खरीदना चाहता हूं वह है वैम्पायर बॉल। क्या आप उन्हें यहाँ बेचते हैं? उसने पूछा, और महिला ने, हालांकि आश्चर्यचकित होकर, फिर भी सिर हिला दिया। यह एक महंगी वस्तु है, कृपया मेरे पीछे आएं। तीसरी मंजिल पर हम इस तरह की वस्तुएं बेचते हैं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर उसे तीसरी मंजिल पर ले गई। यहाँ आकर सार्थक को समझ में आ गया कि वह क्या कह रही थी। निश्चित रूप से यहाँ ऐसी कई चीज़ें हैं जो महंगी होने का एहसास कराती हैं, सार्थक ने सोचा। वह उसे उस शेल्फ के पास ले गई जहाँ विभिन्न पिशाच शक्ति मापने वाली गेंदें रखी थीं और उसे गेंदें दिखाईं। श्रेणी के आधार पर इसकी कीमत कम या ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण के लिए, यह एक प्रथम श्रेणी की वैम्पायर बॉल है। ये हमारे पास उपलब्ध सबसे सस्ती बॉल है। इसकी कीमत 150 पाउंड है और यह 7500 पावर तक की पावर रीडिंग तक सीमित है, उसने बताया। फिर उसने सार्थक के चेहरे की ओर देखा और पाया कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह मुस्कुरा दी। लगता है यह आदमी बहुत अमीर है, उसने सोचा, और फिर उसे दूसरी श्रेणी की गेंद दिखाई। दूसरी श्रेणी में 25,000 पावर तक की पावर रीडिंग सीमित है और इसकी कीमत 500 पाउंड है। अपनी कम लागत और प्रभावशीलता के कारण वे हमारे स्टोर में सबसे ज़्यादा बिकने वाले उत्पाद हैं। उसने उसे एक और उत्पाद दिखाते हुए कहा, ये तो वैसा ही दिखता है जैसा एलिस के पास है, लेकिन मुझे उच्च स्तरीय वाले की कीमत जानने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे इन चीज़ों की उच्चतम कीमतें पता हैं। सार्थक ने सोचा और ऊपर देखा। दूसरे दर्जे की वैम्पायर बॉल और तीसरे दर्जे की वैम्पायर बॉल में कोई खास अंतर नहीं था, जो बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे अच्छी वैम्पायर बॉल थी। अंतर सिर्फ उस सामग्री की गुणवत्ता का था जिससे वे बनी थीं। तीसरी श्रेणी वाले सबसे अच्छे हैं, उनकी न्यूनतम कीमत 3500 पाउंड है, उसने कहा। सार्थक तब विचारशील दिखे। ये तो बहुत महंगा है, सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। इस दुनिया में 3 प्रकार के सिक्के हैं। सबसे सस्ता सिक्का फ्लोरिन कहलाता है। यह एक छोटा तांबे का सिक्का है जिसका उपयोग केवल छोटे मोटे लेन देन के लिए किया जाता है और इसका मूल्य बहुत कम होता है। फिर क्राउन है, जो श्रृंखला में दूसरा सिक्का है। ये सिक्के चांदी से बने होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं। क्राउन सिक्का बनाने के लिए 12 फ्लोरिन सिक्कों की आवश्यकता होती है और यह सिक्कों के वजन और प्रत्येक में उत्पादों के मूल्य से संबंधित है। एक क्राउन सिक्के में चांदी की मात्रा 12 फ्लोरिन सिक्कों में तांबे की मात्रा के बराबर होती है। अंत में पाउंड हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे सिक्के हैं। एक पाउंड, जो सोने के सिक्के हैं, प्राप्त करने के लिए 20 क्राउन सिक्कों या 240 फ्लोरिनों की आवश्यकता होती है। तीनों वैम्पायर बैंक ये सभी सिक्के जारी करते हैं और मानव तथा भक्षक क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में केवल यही स्वीकार किए जाते हैं। पाउंड सबसे कम इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है क्योंकि बहुत सी चीज़ों का मूल्य 20 क्राउन के बराबर नहीं होता, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्के हैं क्योंकि इनके साथ खरीदना और बेचना बहुत आसान है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि काम करने वाले हर व्यक्ति को क्राउन में भुगतान किया जाता है, जिससे ये सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा बन जाती है। लेकिन इस अवसर पर सार्थक को ऐसी चीज़ें मिली जिनकी कीमत सैकड़ों पाउंड थी। अविश्वसनीय। फिर तो खून की कीमत कितनी होगी, उसने सोचा। इससे पहले वेस्ट ट्रेड सिटी में उसने जो कुछ बेचा था उसके बदले उसे 1000 पाउंड मिले थे। उसने कुछ बुनियादी चीज़ों की कीमत और इस दुनिया में आम लोगों की कमाई का अंदाज़ा लगा लिया था, इसलिए वह बता सकता था कि यह रकम अविश्वसनीय थी। शुरू में उन्होंने सोचा था कि यह राशि काफ़ी समय तक उनके काम आ सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह राशि जितनी आसानी से आई थी उससे कहीं अधिक आसानी से चली जाएगी। मैं समझ गया। तो मैं वैम्पायर बॉल खरीदने से पहले कुछ चीज़ें बेचना चाहूँगा। क्या मैं खून और इन सामग्रियों की कीमत जान सकता हूँ? सार्थक ने उसे कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा देते हुए पूछा। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई कि वह खून बेचने जा रहा है और उसने सोचा, शायद ये कोई गरीब व्यक्ति है जो अपना खून बेचने आ रहा है। यह आम तौर पर आम बात है और यह असली खून है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, उसने सोचा, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके पास आमतौर पर ऐसे ग्राहक होते हैं जो ऐसा करते हैं और उसे हमेशा इस तरह के व्यापार से लाभ होता है। लेकिन अखबार में बताई गई सामग्री को देखकर वह एक पल के लिए दंग रह गई।